हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। 6 चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग होता है कोई वर्क करने की कैपेसिटी या तो पॉसिबिलिटी। ठीक है, द वर्ड पोटेंशियल सजेस्ट, फर्स्ट पॉइंट है the word potential suggests possibility or capability of doing any work। कोई वर्क करने की पॉसिबिलिटी या तो कैपेसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल जैसे वर्ड अपने माइंड में आता है तो उसके साथ एक वर्ड कनेक्टेड है, सेकंड वर्ड अपने माइंड में आता है स्टोर्ड एनर्जी। इसको 2-3 एग्जाम्पल के साथ समझाया। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है बो स्ट्रिंग का। कौन सा एग्जाम्पल है? बो स्ट्रिंग। जैसे बो स्ट्रिंग को हम खींचते, यानी स्ट्रेस दिस बो स्ट्रिंग्स जस्ट बिफोर इट, ऐसे जब खींचते हैं बो स्ट्रिंग को, तब उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब जैसे ही हम छोड़ते हैं एरो, ठीक है, इस बो स्ट्रिंग से जैसे एरो छूटता है, दैट मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जानते हैं कि हम एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? एक बो स्ट्रिंग का एग्जांपल जिसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। सेकंड एग्जांपल जो आपको दिया है उसमें है फॉल्ट लाइंस का। और फॉल्ट लाइंस अर्थ का जो लेयर है उसके नीचे ऐसे बहुत सारी फॉल्ट लाइंस है जिसको हम डिसकंटिन्यूअस लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो ये जो फॉल्ट लाइन है वो एज ए स्प्रिंग वर्क करती है। अब स्प्रिंग में आपको पता है कि जैसे स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते तब उसमें कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी होती है। वैसे ही सेम ये जब ऐसे होती है अपने जो ओरिजिनल लोकेशन पे, जब भी ये फॉल्ट लाइंस होती है तब क्या होती है? उसमें स्प्रिंग जैसा वर्क होता है, इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। बट ये डिसकंटिन्यूअस लाइन जैसे अपने प्लेस से अगर रीएडजस्ट होना चाहती है तब क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। या जब रीएडजस्ट होती है, जैसे मान लो 2 लाइन्स है फॉल्ट लाइन्स ऐसे, और अगर वो रीएडजस्ट होने लगी, ऐसे एडजस्ट होने लगी, तो क्या हुआ? ये दोनों में ऐसे डिसकंटिन्यूटी हुई जिससे क्या हुआ? अर्थक्वेक जनरेट होता है। ठीक है, तो ऐसी फॉल्ट लाइन में भी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। थर्ड एग्जांपल, को m मास का एक बॉल का एग्जांपल दिया है जिसमें m मास का बॉल है, तो अर्थ के सरफेस से
h हाइट पर हम इस बॉल को फेंक रहे हैं, इसका मास कितना है m। अभी ऊपर की जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, अभी डाउन साइड इसमें कौन सा फोर्स होगा, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कि नहीं, क्योंकि m मास है और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो mg जितना इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, अभी जैसे ही बॉल को ऊपर की साइड ऐसे फेंकते हैं, कोई ऐसी हाइट तो जब आती है तब बॉल क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टेशनरी हो जाता है, स्टेडी हो जाता है, तब उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो h हाइट जो अपने यहाँ पे कंसीडर की है, वो h हाइट इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो रेडियस से इंक्रीज हो जाए। दैट मीन्स h है वो लेस देन re होनी चाहिए, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ही कम होनी चाहिए, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइट इज टू बी टेकन फॉर दिस एग्जाम्पल। सो द पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर throwing this ball with h height is given by the formula potential energy का फॉर्मूला ऐसे मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल B बोलते हैं, सिंबल याद रखो, कैपिटल B। h हाइट पे है, दैट मींस क्या होगा, mgh। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी का, mg और h। क्लियर। सेकंड है, अगर आपको फोर्स फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहां पे होता है, डाउन साइड, और डाउन साइड को हमने क्या लिया है, नेगेटिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि वो डाउन साइड है। चलो d बाई डी एच, v ऑफ h है हमारे पास mg और h। अभी किसके रिस्पेक्ट में करना है, h के रिस्पेक्ट में, mg तो कॉमन निकल जाएगा, और dh बाई dh करोगे तो h का h के रिस्पेक्ट में तो 1 होता है, माइनस mgr। माइनस नोटेशन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है कौन सी साइड है, डाउन साइड है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। और हम किसी ऑब्जेक्ट को, दैट मींस यहाँ पे बॉल है, m मास को एज अ फ्री फॉल मोशन करवाए, मूविंग विथ फ्री फॉल। तो और एक फॉर्मूला बन सकता है, ऐसा था फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। a की जगह पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g और x था, यहाँ पे हाइट है, तो फ्री फॉल होता है, वहाँ पे इनिशियल क्या होता है, वेलोसिटी 0। दैट्स व्हाई v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 2gh। इतनी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट दैट मींस यहाँ पे बॉल है, तो इतनी वेलोसिटी से वो बॉल डाउन साइड आएगा। है समझ में? तो ये भी याद रखना साथ में फॉर्मूला। सेकंड थिंग कि जब बॉल ऐसे ऊपर की साइड जब गया तब कोई एक मोमेंट पे ऐसे स्टेशनरी था, दैट मीन्स उसमें कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही वो नीचे आया अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो व्हेन ball comes to the earth, its potential energy will totally convert to its kinetic energy। तो mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी टोटल किस में कन्वर्ट हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरा और एक फॉर्मूला भी इससे बन सकता है। क्लियर?
चलो नेक्स्ट है बेटा हमारा लास्ट एक फॉर्मूला देख लेते हैं इसमें कि मान लो कि हम कोई एक्सटर्नल कंटेंट्स notion of potential energy is applicable only in the class of forces where work done against the force gets stored as a energy. एक्चुअल में क्या हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है, मतलब जैसे हम बॉल को ऊपर की साइड फेंक रहे हैं तब नीचे तो फोर्स है ही, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके अगेंस्ट में हम वर्क करवा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर। अभी उसको ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा था उसको x डायरेक्शन में लिखते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा dv बाय dx। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो f ऑफ x dx सामने गया माइनस dv हो गया, ठीक है। अभी हमें इनिशियल से लेके फाइनल तक जो फोर्स है वो टोटल फोर्स और टोटल एनर्जी लेनी है, तो टोटल मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा xi से लेके xf तक, तो f ऑफ x इंटू dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा vi इनिशियल और vf फाइनल, यहाँ पे 1 तो होता ही है। चलो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, v होगा, तो फिर से एक बार यहाँ पे टर्म लिखते हैं इंटीग्रेशन xi से लेके xf तक, f ऑफ x इंटू dx है, वन का इंटीग्रेशन कैपिटल V हो गया, इनिशियल था vi, फाइनल था vf, इंटीग्रेशन ऑफ xi xf f ऑफ x इंटू dx, पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट, बाद में कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट, और आगे अगर आपको आगे का टर्म देखोगे तो यहाँ पे हम कौन सा लेते थे, नेगेटिव साइन, ओके। चलो इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो f ऑफ x इंटू dx माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो vi आगे आ जाएगा और vf पीछे, क्लियर। तो vi माइनस vf, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिला आपको, देखो 2 पॉइंट, इनिशियल और फाइनल। तो अल्टीमेट अगर फॉर्मूला आपको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ x dx से उसको डेल्टा x कर दो, और आगे यहाँ पे क्या था, माइनस vf माइनस vi, दैट मीन्स हो गया डेल्टा v। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप इस इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, क्लियर। टोटल लिखना हो तो इंटीग्रेशन करना है, और डेल्टा के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बेस पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अभी देखो f ऑफ x इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v, एक फॉर्मूला, ओके। तो दूसरा हमारे पास था वर्क डन का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला था, वर्क एनर्जी पावर में, तो डेल्टा k इज इक्वल टू f इंटू डेल्टा x, ठीक है। x है तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, f ऑफ x इंटू डेल्टा x के फॉर्म में लिखते हैं, इसको रिवर्स कर दो, तो f ऑफ x इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा के, इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो इसके लेफ्ट पार्ट जो है दोनों के सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड द सेकंड,
चलो दोनों को इक्वेट करो तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा के और ये माइनस डेल्टा बी। तो डेल्टा के माइनस इस साइड पे गया तो हो गया प्लस डेल्टा बी इज इक्वल टू हो गया 0। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, ये दोनों सेम है, ठीक है, इसलिए दोनों को इक्वेट किया तो इस साइड पे आया डेल्टा के, ये हो गया माइनस डेल्टा बी, माइनस इस साइड पे आ गया तो हो गया प्लस, दोनों में से डेल्टा कॉमन, के मतलब काइनेटिक एनर्जी और बी मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऐसा हुआ कि दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करो तो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और ये जो लॉ है, इस लॉ को ही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज होगा नहीं। इस लॉ को ही बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अभी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके कुछ रूल्स हमें दिए, ठीक है। अभी एक बात तो फाइनल हो गई कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहे आप इनिशियल लो Vxi, इस साइड पे अगर फाइनल लो Vxl, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और ये कौन सी है, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, दैट मीन्स ओवरऑल क्या हो गया, पूरा सिस्टम कंजर्व हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट बन गया, ओके। तो याद रखो K प्लस V ऑफ X इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। और ये आपको दिया है डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिंग फोर्स। 3 टॉपिक देखने हैं, 3 डेफिनेशंस देखनी है ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। पहले तो कंजर्वेटिव फोर्स को हम 1 डायमेंशनल में हमने डिफाइन कर दिया, तो 3 डायमेंशन में हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखते थे इट इज नॉट डिफाइंड इन 3 डायमेंशन, ये उसकी लिमिटेशन है। 1 डायमेंशन में कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, बट इट इज वेरी हार्ड, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं, इट इज पॉसिबल बट इट इज something out of this book criteria, okay. So second है work done by conservative force depends only the end points. Work done by conservative force depends only on end points। तो कंजर्वेटिव फोर्स का अभी फॉर्मूला, इससे वर्क डन जो हो रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, Kf माइनस Ki, ठीक है। और वर्क डन को हम पोटेंशियल के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो Vx F माइनस Vxi बोल सकते हैं। तो उसके एंड पॉइंट्स पे, मतलब देखो फाइनल पॉइंट पे वो डिपेंड है दोनों, ओके। ये तो वर्क एनर्जी थ्योरी का है। और लास्ट पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स का, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इन अ क्लोज पाथ इज 0।
done by this force in a closed path is 0. ठीक है, मतलब क्लोज पाथ मतलब xi और xf दोनों सेम है। अभी आप ही समझ सकते हो कि xi और xf अगर दोनों सेम हो गए तो इनिशियल से फाइनल तक के पॉइंट दोनों सेम है, दैट मीन्स हमने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं किया दैट्स वाई उसमें वर्क डन हो नहीं सकता है। आया समझ में? तो टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी है, ठीक है, उसका अगर प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो ओवरऑल हम ऐसे लिख सकते हैं, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, कोई भी सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी is conserved if the forces doing work on it are conserved. If the forces doing work on it, मतलब उसके जो फोर्सेस है जिसपे हम वर्क डन कर रहे हैं वो अगर कंजर्वेटिव है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होगी, कंजर्व होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।